हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट टेरिटरीज। टॉपिक क्या है? यूनियन एंड इट टेरिटरीज। पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है। आर्टिकल्स कौन से कवर होते हैं? आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 के अंदर 3 सब क्लॉज हैं। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1 क्या बोलता है? इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब ये जो स्टेटमेंट है ये दो चीज़ों के साथ डील कर रही है। नंबर 1, नेम ऑफ द कंट्री, कंट्री का नाम क्या है? इंडिया दैट इज भारत। एंड सेकेंड वन इज टाइप ऑफ पॉलिटी, इंडिया की टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या होता है, इसको समझते हैं। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? फेडरेशन वो होता है जहाँ पे स्टेट्स के पास ये राइट होता है कि वो जब चाहे फेडरेशन से अलग हो सकते हैं, क्योंकि स्टेट्स जो फेडरेशन से जुड़े होते हैं वो एक एग्रीमेंट के तहत जुड़े होते हैं। इसीलिए स्टेट्स के पास ये राइट होता है कि वो जब चाहे फेडरेशन को छोड़ सकते हैं। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स में ऐसा नहीं होता। इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इंडिया के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो फेडरेशन से अलग हो जाए। कोई भी स्टेट जो है वो इंडिया से अलग किसी भी हाल में नहीं हो सकते। तो इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया की जो टाइप ऑफ पॉलिटी है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। अब कंट्री को डिस्क्राइब कर दिया है एस यूनियन, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो है फेडरल इन स्ट्रक्चर। तो अगर इन केस कोई कंफ्यूजन हो जाए कि यूनियन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है या फिर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, यूनियन ऑफ स्टेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है या फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला कि यूनियन ऑफ स्टेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है एज कंपेयर टू फेडरेशन ऑफ स्टेट, बिकॉज इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक अमेरिका। जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं वो एक एग्रीमेंट के तहत नहीं जुड़ी हुई है फेडरेशन से। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की जितनी भी स्टेट्स हैं वो यूएसए से जुड़ी हुई है एक एग्रीमेंट के तहत। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में स्टेट्स के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो फेडरेशन से अलग हो जाए। स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम फेडरेशन। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 बोलता है स्टेट्स और टेरिटरीज जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। स्टेट्स और टेरिटरीज फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 3 टेरिटरीज ऑफ इंडिया के बारे में बताता है कि टेरिटरीज ऑफ इंडिया में क्या क्या इंक्लूडेड है। टेरिटरीज ऑफ इंडिया में स्टेट्स इंक्लूडेड है, यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड है और एक्वायर्ड टेरिटरीज इंक्लूडेड है। देखो, दो चीजें होती है, एक होती है टेरिटरी ऑफ स्टेट और एक होती है टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखो, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स का मतलब ये होता है कि उसमें सिर्फ स्टेट्स इंक्लूडेड होती है, और टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज भी इंक्लूडेड होती है। एक्वायर्ड टेरिटरीज का मतलब वो टेरिटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्यूचर में एक्वायर्ड करेगी। तो यूनियन की अगर हम बात करें तो यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन में इंक्लूड होता है टेरिटरी ऑफ स्टेट्स। यूनियन में सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी ऑफ स्टेट्स इंक्लूडेड होता है, और जो टेरिटरी है इसके अंदर स्टेट्स के साथ साथ, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज भी इंक्लूडेड होती है। तो मान लो अगर यूनियन टेरिटरी है, वो यूनियन टेरिटरी है, मान लो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली यूनियन का पार्ट है या टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है? जो दिल्ली है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है, यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स इंक्लूडेड है। और दिल्ली को अगर यूनियन का पार्ट बनाना है तो दिल्ली को पहले स्टेट बनाना पड़ेगा। दिल्ली को स्टेट बनाना पड़ेगा। जब दिल्ली स्टेट बन जाएगा उसके बाद दिल्ली को काउंट किया जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया में। लेकिन मान लो कोई स्टेट है, हरियाणा कोई स्टेट है, ये यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है या टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है? सर, दोनों का पार्ट है, क्योंकि यूनियन में टेरिटरी ऑफ स्टेट्स आता है। हरियाणा एक स्टेट है तो वो
यूनियन का भी पार्ट है, और जो टेरिटरी है उसके अंदर स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज आता है और एक्वायर्ड टेरिटरी आता है, तो हरियाणा टेरिटरी ऑफ इंडिया का भी पार्ट है। तो यानी कि यहाँ से हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हमें ये समझ आया कि जो टेरिटरी है वो ज़्यादा ब्रॉडर एक्सप्रेशन है देन यूनियन। क्या इंडिया ने अभी तक कोई जो टेरिटरी है वो एक्वायर्ड करी है? इंडिया हैड एक्वायर्ड सेवरल टेरिटरीज लाइक गोवा, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, सिक्किम। ये एक्वायर्ड करी हैं, ये वो टेरिटरीज है जो इंडिया ने एक्वायर्ड करी हैं। आई होप आपको आर्टिकल 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 का मतलब क्या है? आर्टिकल 2 बोलता क्या है? आर्टिकल 2 ये बोलता है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और मे एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट फाइंड्स इट फिट। पार्लियामेंट लॉ बना करके, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और मे एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट, पार्लियामेंट लॉ बना करके यूनियन में एडमिट कर सकता है, कोई न्यू स्टेट को एस्टेब्लिश कर सकता है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट फाइंड्स इट फिट। जैसे अगर जो दिल्ली है उसको यूनियन टेरिटरी है, ये एक यूनियन टेरिटरी, इसको अगर यूनियन का पार्ट बनाना है तो दिल्ली को स्टेट बनाना पड़ेगा। तो ऐसा पार्लियामेंट कर सकता है, दिल्ली को स्टेट बना करके यूनियन का पार्ट बना सकता है। कैसे? लॉ बना करके। अगर कोई न्यू स्टेट स्टैब्लिश करनी है तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है। कैसे? लॉ बना करके, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट फाइंड्स इट फिट। इसी में एक केस आता है, स्पेशल केस ऑफ सिक्किम। अब ये स्पेशल केस ऑफ सिक्किम क्या है? देखो, सिक्किम जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं था। सिक्किम को पहले एक्वायर्ड किया गया था, फिर इंडिया का पार्ट बनाया गया था। तो सिक्किम की पूरी स्टोरी क्या है इसको समझते हैं। जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे सिक्किम जो था वो चोग्याल डेंसिटी के अंडर में होता था। सिक्किम में मोनार्ची हुआ करती थी और सिक्किम चोग्याल डेंसिटी के अंडर में था। तो जो चोग्याल डेंसिटी के जो राजा थे उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि क्या आप सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना सकते हो? कैसा स्टेट? प्रोटेक्टोरेट स्टेट। क्या आप सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना सकते हो? अब प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाने का मतलब क्या है? अगर सिक्किम प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन जाता है तो सिक्किम का डिफेंस, सिक्किम का कम्युनिकेशन, सिक्किम की सिक्योरिटी, ये तीन चीज़ इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगी। इंडिया इन तीनों चीज़ों को संभालेगा। यानी कि सिक्किम का डिफेंस, सिक्किम का कम्युनिकेशन और सिक्किम की सिक्योरिटी इंडिया संभालेगा, इंडिया के कंट्रोल में होगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं ठीक है, हम सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू एग्री हो जाते हैं कि सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना जाते हैं। उसके बाद सिक्किम जब प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया तो 1974 में सिक्किम में इस्टेब्लिश होती है डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 आता है और सिक्किम में लेजिस्लेचर फॉर्म करी जाती है। अब सिक्किम में डेमोक्रेसी आ गई है तो सिक्किम क्या चाहता है? अब इंडिया के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनना चाहता है। सिक्किम चाहता है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसका सिक्किम पार्ट बन जाए। और सिक्किम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में भेजता है और एक रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में भेजता है, क्योंकि सिक्किम इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि ठीक है, सिक्किम को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इंडिया का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का पार्ट बना देते हैं। तो सिक्किम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है लोकसभा में और एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है राज्यसभा में। उसके बाद इंडिया पास करता है 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। इंडिया पास करता है 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 और सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्किम को एसोसिएट स्टेट कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनाया था? 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। बट अभी भी सिक्किम जो है वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है, सिर्फ सिक्किम एसोसिएट स्टेट बना है। अब एसोसिएट स्टेट बनने का मतलब क्या है? एसोसिएट स्टेट बनने का मतलब ये है सिक्किम अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में सेंड कर सकता है। सिक्किम के जो स्टूडेंट हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए इंडियन इंस्टीट्यूशंस में आ सकते हैं।
सिक्किम के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो प्लानिंग कमीशन को ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और भी जो डिफरेंट इंडिया की जॉब्स हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बदले में इंडिया सिक्किम का डिफेंस कंट्रोल करेगा, सिक्किम की सिक्योरिटी कंट्रोल करेगा, डिफेंस, सिक्योरिटी, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये चीज़ें इंडिया कंट्रोल करेगा, डिफेंस, सिक्योरिटी, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, और इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर ऑफ द सिक्किम को भी इंडिया कंट्रोल करेगा। तो इसको कहते हैं एसोसिएट स्टेट। तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 पास करके सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया। उसके बाद 1975 में सिक्किम बोलता है कि आप हमें स्टेट ऑफ इंडिया का पार्ट ही बना लो, यानी कि इंडिया सिक्किम को एक स्टेट बना दो और स्टेट बना करके इंडिया का पार्ट बना दो सिक्किम को। तो फिर 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1975, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, और आर्टिकल 2A को रिपील कर दिया जाता है। आर्टिकल 2A रिपील हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 2A रिपील हो जाता है और सिक्किम को एज पर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 आर्टिकल 2A को रिपील कर दिया जाता है और सिक्किम को फर्स्ट शेड्यूल में ऐड किया जाता है, क्योंकि सिक्किम अब एक स्टेट बन गया है इंडिया का, तो सिक्किम को फर्स्ट शेड्यूल में ऐड किया जाता है। सिक्किम को 22nd स्टेट बनाया जाता है, ध्यान में रखना, सिक्किम को 22nd स्टेट बनाया जाता है। और आर्टिकल 371F सिक्किम को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 3 पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट न्यू स्टेट फॉर्म कर सकती है। कैसे? बाय डिवाइडिंग द टेरिटरी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। जो एग्जिस्टिंग स्टेट की जो टेरिटरी है उसको डिवाइड करके पार्लियामेंट न्यू स्टेट फॉर्म कर सकती है। दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के एरिया को मर्ज करके एक न्यू स्टेट फॉर्म कर सकती है पार्लियामेंट। आर्टिकल 3 आल्सो कन्फर्स द पावर ऑन पार्लियामेंट। आर्टिकल 3 ये पावर भी देता है, किस चीज़ की पावर देता है कि पार्लियामेंट स्टेट के नाम को चेंज कर सकती है, स्टेट के एरिया को चेंज कर सकती है, स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकती है बाय मीन्स ऑफ लॉ के थ्रू। और पार्लियामेंट ये सारे चेंजेस लॉ के थ्रू कर सकती है, और अगर लॉ के थ्रू पार्लियामेंट ये सारी चीज़ें चेंजेस करेगी तो उसके लिए बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और ये जो बिल है वो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। हालांकि इससे पहले कि जो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंडेशन दे अपनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपनी रिकमेंडेशन दे, इससे पहले प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर में इस बिल को सेंड करेगा। जो रिस्पेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर है वो अपने व्यूज शेयर करेंगे उस बिल के रिगार्डिंग, और जो भी व्यू स्टेट लेजिस्लेचर के होंगे वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे। ठीक है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट की मर्जी है। उस व्यूज़ को अगर कंसीडर करना चाहते हैं प्रेसिडेंट तो कंसीडर कर सकते, नहीं करना चाहते तो नहीं भी कंसीडर कर सकते। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। लेकिन बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, बिल ये रिकमेंड करने से पहले कि बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, इस चीज़ का रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट देंगे। तो इससे पहले कि प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन दे बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इससे पहले प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर में भेजेंगे बिल को, रिस्पेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जिस स्टेट से रिलेटेड चेंजेस लेकर के आए जा रहे हैं उस स्टेट लेजिस्लेचर के पास इस बिल को भेजेंगे, और स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी व्यूज़ होंगे वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे। उसके बाद बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बिल आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बिल लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी से पास होना ज़रूरी है, ध्यान में रखना। लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी और राज्यसभा में भी सिंपल मेजॉरिटी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया तो उसके बाद
जो प्रेसिडेंट है वो अपने असेंट दे देंगे, और प्रेसिडेंट असेंट दे ही देंगे क्योंकि वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही बिल आया है। तो फिर वो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। तो यानी कि यहां से हमें क्या समझ में आया, यहां से हमें यह समझ में आया कि पार्लियामेंट कैन यूनिलेटरली रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ द स्टेट, स्टेट के पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर सकती है पार्लियामेंट, और इंडिया के पॉलिटिकल मैप को भी रीड्रॉ कर सकती है पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता, बिकॉज इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। मतलब स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है लेकिन यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है। मतलब यूनियन को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यूनियन को भी तोड़ा जा सकता है, और स्टेट्स को भी तोड़ा जा सकता है। इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हमने इसको गलत तरीके से रीड कर लिया है। देखो, ऑन द अदर हैंड अमेरिका इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। मतलब ना ही स्टेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही यूनियन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ठीक है, इस हिसाब से इसको रीड करना है। ठीक है, तो अमेरिका जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है। मतलब नाइदर यूनियन कैन डिस्ट्रॉय एनी स्टेट नॉर द स्टेट कैन डिस्ट्रॉय यूनियन। ना ही स्टेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता और ना ही यूनियन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता। लेकिन इंडिया कैसा है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, यानी कि यूनियन को तो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता लेकिन स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, स्टेट को तोड़ा जा सकता है, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। आर्टिकल 4 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है, जो भी लॉज बनाए हुए हैं अंडर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, जो भी लॉज बनाए जाएंगे अंडर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ऑटोमेटिकली अमेंड करेगा शेड्यूल 1 को एंड शेड्यूल 4 को, और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह रिगार्ड नहीं किया जाएगा, नॉट रिगार्डेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में ये आंसर दिया कि पार्लियामेंट, ये बात सही है कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 के हिसाब से पार्लियामेंट जो है वो स्टेट को डिवाइड कर सकती है बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी लॉ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ भी क्लैरिफाई करी कि पार्लियामेंट आर्टिकल 3 का यूज़ करके स्टेट के एरिया को तो डिमिनिश कर सकती है लेकिन स्टेट के एरिया को फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकती, बट इट डज नॉट कवर द पावर टू गिव अवे लैंड टू फॉरेन कंट्री। स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर सकते हो आर्टिकल 3 का यूज करके, लेकिन स्टेट के एरिया को फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकते। अगर ऐसा किया जाएगा, किसी एरिया को फॉरेन कंट्री को दिया जा रहा है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट करके हो सकता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इफ दिस इज टू बी डन देन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी डन अंडर आर्टिकल 368। हाँ, अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट हो जाता है, उस बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करवाना है, तो वहाँ पे किसी भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट हो जाता है विच डज नॉट इन्वॉल्व गिविंग अवे द टेरिटरी और पार्ट ऑफ इट टू अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, नॉर्मल बाउंड्री दो कंट्रीज़ के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यहाँ पे जो एरिया है वो फॉरेन कंट्री को दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल बाउंड्री डिस्प्यूट हो गया, तो इस बाउंड्री डिस्प्यूट को अगर सेटल करवाना है तो इस बाउंड्री डिस्प्यूट का सेटल करवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई इंडिया का एरिया फॉरेन कंट्री को दिया जाएगा तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 के थ्रू ही हो सकता है। जैसे जब बेरूबारी यूनियन जो कि वेस्ट बंगाल का पार्ट था, इसको पाकिस्तान को दिया गया था, ठीक है, तो यानी कि क्या है, फॉरेन कंट्री को दिया जा रहा है, तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था।
ऐसे ही इंडिया ने कुछ कॉन्क्लेव्स बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश ने कुछ कॉन्क्लेव्स इंडिया को दिए थे। इंडिया ने 111 कॉन्क्लेव्स बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश ने 51 कॉन्क्लेव्स इंडिया को दिए थे। तो क्या है, एरिया दिया जा रहा है, पूरा कॉन्क्लेव्स दिए जा रहे हैं। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के थ्रू इंडिया ने 111 कॉन्क्लेव्स बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश ने 51 कॉन्क्लेव्स इंडिया को दिए थे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पार्ट ए ब्रिटिश प्रोविंस, पार्ट बी प्रिंसली स्टेट, पार्ट सी चीफ कमिश्नर प्रोविंस एंड पार्ट डी अंडमान एंड निकोबार। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब आता है तो 2 इंडिपेंडेंट और सेपरेट डोमिनेंस बने, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बात हम सबको पता है। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको 3 ऑप्शन दिए गए, या तो आप इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाओ, या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाओ, या फिर इंडिपेंडेंट रहो। अब देखो, कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो हैदराबाद को पुलिस एक्शन के थ्रू जो है वो इंडिया का पार्ट बनाया गया। जूनागढ़ को रेफरेंडम के थ्रू इंडिया का पार्ट बनाया गया और कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू इंडिया का पार्ट बनाया गया, यानी कि इंटीग्रेट किया गया इंडिया के साथ। देखो, धार कमीशन और जेवीपी कमेटी, देखो ये डिमांड उठ रही थी कि जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो लैंग्वेज की बेसिस पे होना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग जो है वो कमीशन और कमेटी बनते हैं, धार कमीशन एंड जेवीपी कमेटी। देखो, धार कमीशन क्या बोलता है? धार कमीशन ये बोलता है, ये एक लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन था अंडर एसके धार। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1948 में। इन्होंने ये बोला, धार कमीशन ने ये बोला कि जो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे। उसके बाद जेवीपी कमेटी आती है, ये अपनी रिपोर्ट 1949 में देती है। जेवीपी कमेटी भी लैंग्वेज ऐसा बेसिस को रिजेक्ट कर देती है कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो 1953 में पट्टी सिरारा मुल्ला की डेथ हो जाती है कि इन्होंने 56 डेज का हंगर स्ट्राइक रखा हुआ था और इनकी डिमांड ये थी कि जो आंध्र प्रदेश है इसको लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया जाए। ठीक है, तो 1953 में इनकी डेथ हो जाती है, 56 डेज का हंगर स्ट्राइक इन्होंने रखा था और आंध्र प्रदेश को फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया जाता है बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास स्टेट। जो मद्रास स्टेट है वहां से तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को सेपरेट करके एक लिंग्विस्टिक स्टेट बना दिया जाता है आंध्र प्रदेश। तो ध्यान में रखना, आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना था बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास स्टेट। उसके बाद फैजल अली कमीशन आता है। ये 3 मेंबर कमीशन था। ये 3 मेंबर कमीशन यानी कि 3 मेंबर थे। इसमें कौन कौन से थे? KM पेनिकार, HN कुंडरूरा एंड फैजल अली। ये ब्रॉडली एक्सेप्ट करते हैं लैंग्वेज ऐसा बेसिस को, बट रिजेक्ट करते हैं 1 लैंग्वेज 1 स्टेट को। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ तो ब्रॉडली एक्सेप्ट कर रहे हैं लैंग्वेज ऐसा बेसिस को और दूसरी तरफ रिजेक्ट कर रहे हैं 1 लैंग्वेज 1 स्टेट को। देखो, ये इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये स्टेट सिर्फ इसीलिए बनना चाहिए क्योंकि इस स्टेट के अंदर सिर्फ यही लैंग्वेज बोली जाती है, इस एरिया में ये लैंग्वेज बोली जाती है, तो इस लैंग्वेज के बेसिस पे ये स्टेट बना दो। इस चीज़ को वो रिजेक्ट करते हैं। हाँ, एक्सेप्ट करते हैं ब्रॉड लैंग्वेज ऐसा बेसिस को, एक बेस मानते हैं लैंग्वेज को, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, ब्रॉडली एक्सेप्ट लैंग्वेज ऐसा बेसिस को, एक्सेप्ट करते हैं लैंग्वेज ऐसा बेसिस को तभी जब ये 4 फैक्टर्स जो है इंक्लूडेड होंगे। अब ये 4 फैक्टर्स कौन से हैं? प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, एंड 4th फैक्टर इज प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज नेशन एज अ होल। ये 4 फैक्टर सबसे पहले देखे जाएंगे। अगर ये 4 फैक्टर फुलफिल हो रहे हैं, उसके बाद कोई एरिया ऐसा बोलता है कि इस एरिया में ये लैंग्वेज बोली जाती है, इसी के साथ साथ ये 4 फैक्टर भी फुलफिल हो रहे हैं, तो लैंग्वेज ऐसा बेसिस को कंसीडर किया जाएगा।
इसका मतलब है ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज अ बेसिस, लेकिन इसके साथ साथ जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें 4 मेजर फैक्टर्स भी देखे जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन किस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं? 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। इस एरिया में ये लैंग्वेज बोली जाती है, इसीलिए ये स्टेट बनना चाहिए। इस चीज़ को फैजल अली कमीशन रिजेक्ट करता है। आई होप आपको फैजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अंडर फैजल अली कमीशन 7th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1956 का। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 आता है अंडर फैजल अली कमीशन। इसके अंदर क्या होता है कि पार्ट ए एंड पार्ट बी को इंडियन स्टेट्स के साथ मर्ज कर दिया जाता है, जो पार्ट सी है इसको एबॉलिश कर दिया जाता है। उसके बाद अदर यूनियन टेरिटरीज, सम ऑफ देम मर्ज विद एडजेसेंट स्टेट। तो इस हिसाब से 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिलती है। अब ये 14 स्टेट्स कौन कौन सी है? ये 14 स्टेट्स है आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। ये 14 स्टेट्स हैं। और 6 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्काडीवा, मिनिकॉय, एमिडुवी आइलैंड, ये पूरी एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये 6 यूनियन टेरिटरीज हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन न्यू स्टेट्स क्रिएट करी जाती हैं आफ्टर 1956। 1956 के बाद भी न्यू स्टेट्स क्रिएट होते हैं। अब वो कैसे होते हैं इसको समझते हैं। 15 स्टेट बनता है 1960 में, डेट इज गुजरात। अब इसकी कहानी क्या है? देखो, बॉम्बे हुआ करता था पहले, ठीक है। क्या हुआ करता था? बॉम्बे एक बाइलिंगुअल स्टेट होता था। बाइलिंगुअल स्टेट का मतलब है यहाँ पे 2 लैंग्वेज बोली जाती थी, मराठी एंड गुजराती, ठीक है। तो जो गुजराती लोग थे, ठीक है, वो गुजराती बोलते थे, ठीक है, गुजराती। तो गुजरात वहाँ से निकल के आया गुजरात, तो बॉम्बे से गुजरात को बाहर निकाल दिया, ठीक है। गुजरात को बॉम्बे से अलग कर दिया गया और इसको गुजरात को 15 स्टेट बना दिया गया, ठीक है। गुजरात बन गया 15 स्टेट। उसके बाद 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। 1961 में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और दादरा एंड नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। जो दादरा एंड नगर हवेली था वो पहले पोर्टुगीज रूल के अंडर में हुआ करता था 1954 में, ठीक है। लेकिन 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के थ्रू दादरा एंड नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी पहले जो फ्रांस थे, जो फ्रेंच थे, उनके अंडर में पहले पुडुचेरी हुआ करता था। फिर 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत जो है वो पुडुचेरी को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। उसके बाद 16 स्टेट बनाया जाता है 1963 में। किसको? नागालैंड को, ठीक है। नागालैंड कहाँ से निकला? असम से निकला है। असम का जो नागा हिल्स था और जो तुशांग एरिया था, ठीक है, ये चीज़ों को, असम का जो नागा हिल्स एरिया था और जो तुशांग एरिया था, इसको निकाल करके नागालैंड बनाया जाता है 16 स्टेट 1963 में। उसके बाद जो 17 स्टेट बनता है वो हरियाणा बनता है 1966 में। हरियाणा बनता है 17 स्टेट, और उस टाइम पे चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ध्यान में रखना, चंडीगढ़ और 1966 के टाइम पे चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो हरियाणा कहाँ से निकलता है? देखो, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों पंजाब का पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। ये तीनों पंजाब का पार्ट हुआ करते थे। तो पंजाब से निकला है क्या चीज़? हरियाणा, ठीक है। पंजाब से निकला है और 17 स्टेट बनाया जाता है 1966 में। और चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश अभी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। हिमाचल प्रदेश क्या था? यूनियन टेरिटरी था। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को 18 स्टेट बनाया जाता है। उसके बाद 19 स्टेट बनता है मणिपुर, 20th स्टेट बनता है त्रिपुरा एंड 21st स्टेट बनता है मेघालय। जो मणिपुर था वो पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनाया गया मणिपुर को। जो त्रिपुरा था वो भी पहले यूनियन टेरिटरी था, इसको स्टेट बनाया गया। जो मणिपुर है इसको 19 स्टेट बनाया गया और जो त्रिपुरा है इसको 20th स्टेट बनाया गया। मेघालय जो था वो सब स्टेट था किसका? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का। तो इसको भी पूरा फुल फ्लैज स्टेट बनाया गया, किसको? मेघालय का। तो मेघालय 21st स्टेट बनता है। उसके बाद 22nd स्टेट बनता है सिक्किम। सिक्किम की पूरी कहानी हमने समझी हुई है। उसके बाद जो 23rd स्टेट बनता है वो मिजोरम बनता है। ये पीस अकॉर्ड के थ्रू बनता है, ठीक है। पीस अकॉर्ड होता है किसके बीच?
सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में पीस अकॉर्ड होता है। इस पीस अकॉर्ड के थ्रू मिजोरम 23rd स्टेट बनता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। अरुणाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था और यूटी से अरुणाचल प्रदेश को स्टेट बनाया जाता है, 24 स्टेट। उसके बाद गोवा जो है, देखो गोवा, दमन एंड दीव, ये पूरा एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। तो यहाँ से गोवा बाहर निकाल के गोवा को एक अलग स्टेट बनाया गया, 25th स्टेट 1987 में। उसके बाद जो 26 स्टेट बनता है वो बनता है छत्तीसगढ़ कहाँ से निकला है? मध्य प्रदेश से निकला है। उसके बाद 27 स्टेट जो बनता है वो बनता है उत्तराखंड कहाँ से निकला है? उत्तर प्रदेश से निकला है। और जो 28 स्टेट है वो कहाँ से निकला है? झारखंड से निकला है। ठीक है, झारखंड बनाया जाता है 28 स्टेट, ये कहाँ से निकला है? बिहार से निकला है। ठीक है, ये तीनों स्टेट ईयर 2000 में हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद 29 स्टेट जो है वो 2014 में बनाया जाता है, दैट इज तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना स्टेट बनाया जाता है, 29 स्टेट 2014 में। उसके बाद 2019 में जो जम्मू एंड कश्मीर था, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर पूरा एक स्टेट था, इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी यूनियन टेरिटरी लद्दाख। ठीक है, तो यानी कि 28 स्टेट्स हो गए और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए। तो आज की डेट में टोटल 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। कि 8 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये पूरी एक यूनियन टेरिटरी है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये 8 यूनियन टेरिटरी हमें आज के टाइम पे दिखाई देती है और टोटल 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है। अच्छा, जैसे कि हमने बात करी थी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट जो है वो नाम भी चेंज कर सकता है। तो पार्लियामेंट ने नाम चेंज करें? बिल्कुल करें। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस का नाम चेंज होकर के उत्तर प्रदेश हुआ था 1950 में। ऐसे ही जो मद्रास है उसका नाम चेंज करके तमिलनाडु हुआ था 1960 में। जो मैसूर है उसका नाम चेंज होकर के कर्नाटका हुआ था 1973 में। लक्काडीवा, मिनिकॉय, एमिडुवी आइलैंड, इस पूरे का नाम चेंज करके लक्षद्वीप आइलैंड किया गया था 1973 में। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का नाम चेंज करके नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 के थ्रू किया गया था। उसके बाद उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड किया गया था 2006 में। पौंडीचेरी का नाम चेंज करके पुडुचेरी किया गया था 2006 में। उड़ीसा का नाम चेंज करके उड़ीसा किया गया था 2011 में।